गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। छात्रों, पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य के अंतर्गत परिवर्तन की विधि जब बतलाई गई थी, तब पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन का जब मेथड बतलाया गया था, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि पूंजी वाक्य में परिवर्तन शेयर कैपिटल वाले एस्पेक्ट में पढ़ाया जाएगा। अंश पूंजी में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? देखिए, अंश पूंजी में परिवर्तन कंपनी निम्न तरीके से कर सकती है। अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल, जिस पूंजी से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम पंजीकृत पूंजी के नाम से या अधिकृत पूंजी के नाम से पुकारते हैं, कंपनी जितनी आवश्यकता समझे उतनी उसमें वृद्धि कर सकती है। कंपनी अपनी विद्यमान अंश पूंजी अथवा पूंजी के किसी भाग का विद्यमान राशि से अधिक राशि के अंशों में कंसोलिडेट कर सकती है, अधिक मूल्य के अंश वो बना सकती है, या उनका विभाजन कर सकती है। अधिक मूल्य के अंशों का विभाजन करके टुकड़ों के अंतर्गत उसको बांट सकती है। जैसे 100 रुपये का अंश है, 10-10 रुपये के 10 टुकड़ों में उसको विभक्त कर दिया। 10 रुपये का अंश है, उसको 2 रुपये के 5 शेयर के अंतर्गत उसको विभक्त कर दिया। तो ये विभाजन करके भी कंपनी इसमें कार्य कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से सभी प्रकार के अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदल के भी अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। सभी या कुछ अंशों का सीमा नियम के द्वारा निर्धारित राशि से कम राशि के अंशों में विभाजन किया जा सकता है, और कंपनी उन अंशों को निरस्त कर सकती है जिन्हें कंपनी के द्वारा जनता को जारी नहीं किया गया है, जो इश्यूड नहीं है। ऐसे जारी नहीं किए गए अंशों को कंपनी चाहे तो ऐसे अंश पूंजी को निरस्त करके अपनी अंश पूंजी में कमी भी कर सकता है। ये परिवर्तन, ये अल्ट्रेशन था अंश पूंजी में परिवर्तन के संदर्भ में। इसके अलावा एक परिवर्तन का मेथड और होता है अंश पूंजी में कमी करना, जिसको मैं अभी इसी लेक्चर के अंतर्गत आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले जो मैंने आप लोगों को 5 दशाएं बतलाई थी, उन 5 दशाओं के अंतर्गत अंश पूंजी में परिवर्तन कंपनी तभी कर सकती है जबकि ऐसा करने के लिए कंपनी विधान कंपनी को अधिकृत करता है। सेक्शन 64 के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अगर पार्षद अंतर्नियम में अंश पूंजी में कमी करने के संदर्भ में प्रोविजन दिया गया है तो कंपनी उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपने अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। किंतु अगर इस प्रकार का प्रोविजन नहीं दिया गया है तो सबसे पहले कंपनी को अपने पार्षद अंतर्नियम में आवश्यक संशोधन करना पड़ेगा। तत्पश्चात कंपनी को साधारण सभा के अंतर्गत इस आशय का एक साधारण प्रस्ताव, साधारण संकल्प पारित करवाना होगा। ये कंपनी की अधिकृत पूंजी वृद्धि कर ली जाए, या कंपनी के अंश के अंकित मूल्य को कम राशि के टुकड़ों के अंतर्गत उसको विभाजित कर दिया जाए, या इनको कंसोलिडेट कर दिया जाए, या अंशों को स्कंद को अंशों में बदल दिया जाए, या अंश पूंजी जो निर्मित नहीं की गई है उसको निरस्त कर दिया जाए। तो इस आशय का कंपनी को अपनी साधारण सभा के अंतर्गत साधारण प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। साधारण प्रस्ताव का मतलब साधारण बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पारित करना। कुछ कंडीशन के अंतर्गत जहां पर कंसोलिडेशन या डिवीजन किया जाता है, वहां पर कंपनी को कंपनी विधान ट्रिब्यूनल से परमिशन भी प्राप्त करनी होगी। वो कब होगा कि अंश पूंजी में किए जाने वाले सभी प्रकार के कंसोलिडेशन या विभाजन के लिए कंपनी को ट्रिब्यूनल से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु कभी कभी अंश पूंजी के कंसोलिडेशन या डिवीजन के कारण अंशधारियों के मतदान के प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी दशा के अंतर्गत अधिकरण से इसका अनुमोदन कंपनी को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर अंशधारियों के मतदान के अधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को राष्ट्रीय कंपनी विधान ट्रिब्यूनल से किसी प्रकार की परमिशन या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल साधारण प्रस्ताव पारित करके पार्षद सीमा नियम की पूंजी वाक्य में आवश्यक संशोधन करके
कंपनी इस प्रकार के अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। सीमा नियम में परिवर्तन करने के पश्चात कंपनी को फॉर्म संख्या SH7 में निर्धारित शीट देकर 30 दिन के भीतर परिवर्तित पार्षद सीमा नियम की प्रति ROC के यहाँ पे फाइल करवानी आवश्यक होती है। ये था अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल कि किस प्रकार से कंपनी अपनी शेयर कैपिटल के अंतर्गत अल्ट्रेशन कर सकती है। ये आप लोगों को अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब अपना जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है वो है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। देखिए, कंपनी अपनी निर्मित पूंजी या अपने सब्सक्राइब कैपिटल या पेडअप कैपिटल में जब कमी करना चाहती है या कमी करती है तो इसको हम अंश पूंजी में कमी के नाम से पुकारते हैं। धारा 66 के अंतर्गत इस संदर्भ में प्रोविजंस दिए गए हैं। अंशों के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी और गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। किंतु अंश पूंजी में कमी के संदर्भ में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि कंपनी अंश पूंजी में कमी तभी कर पाएगी या निम्न शर्तों को पूरा करने पर ही अंश पूंजी में कमी कर सकती है कि कंपनी की पूंजी में कमी करने के आशय का विशेष संकल्प कंपनी ने पारित कर लिया हो, उस विशेष प्रस्ताव पर कंपनी विधान ट्रिब्यूनल अधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो और कंपनी पर जन निक्षेप के पुनर्भुगतान या उन सभी कानूनी देयता का भुगतान की कंपनी दोषी नहीं है या बकाया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ही कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। अब कमी करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं? कंपनी अंश पूंजी में कमी के तरीके ये हैं कि कंपनी अदत्त पूंजी के संबंध में अंशों के दायित्व को समाप्त कर दे या कम कर दे। जैसे मान लीजिए कंपनी का अंश 10 रुपये का है, कंपनी ने अब तक अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी के रूप में 7 रुपये की मांग की है। रिमेनिंग 3 रुपये का दायित्व जो अंशधारी का अभी और है जो कंपनी के द्वारा याचित की जाएगी तो उसे चुकाना पड़ेगा, कंपनी इसको समाप्त कर दे। तो अंशों के दायित्व को समाप्त करके या कम करके भी कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है, या नष्ट हो चुकी पेडअप कैपिटल को निरस्त करके या अपकृत करके। कई बार ये होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंतर्गत हम कैपिटल को शो कर रहे हैं, किंतु कैपिटल और असेट्स के बीच में जो संतुलन होना चाहिए कि हमारे कैपिटल तो हम शो कर रहे हैं 5 करोड़ रुपए, किंतु उसका अकॉर्डिंग कंपनी के पास में असेट्स नहीं है। इसका मतलब है कंपनी की अंश पूंजी नष्ट हो चुकी है, उसको अपलिखित करने की आवश्यकता है, उसको राइट ऑफ करने की आवश्यकता है। तो कंपनी अपनी नष्ट हुई अंश पूंजी में को अपलिखित करके उसको राइट ऑफ करके भी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। या फिर तीसरा तरीका हो सकता है, जब कंपनी के पास में आवश्यकता से अधिक पूंजी है तो वह अपने अंशधारियों को, फुली पेडअप शेयर है और आवश्यकता से अधिक कंपनी के पास से पैसा है तो अपने अंशधारियों को अंश राशि के भाग को, जितनी राशि को कम करना चाहती है, पुनः चुकाकर पुनः भुगतान करके अंश पूंजी में कमी कंपनी कर सकती है। आवश्यकता से अधिक प्रदत्त पूंजी का भुगतान करके पे ऑफ करके कंपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। तो ये 3 तरीकों में से किसी भी एक तरीके के माध्यम से कंपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। अंश पूंजी में कमी करने की प्रक्रिया अभी मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जब कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी करना चाहती है तो सबसे पहले साधारण सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव कंपनी को पारित करना पड़ेगा। और जब कंपनी साधारण सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित करता है तो इसके लिए करती है तो उसके लिए कंपनी को पहले अपने सभी अंशधारियों को, सदस्यों को एक व्याख्यात्मक विवरण, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सभा की सूचना के साथ में प्रेषित करना पड़ेगा और तत्पश्चात कंपनी स्पेशल रिजर्वेशन पास करके अंश पूंजी में कमी कर सकती है। इसके पश्चात कंपनी जब स्पेशल रिजर्वेशन पास कर लेती है तो कंपनी को विशेष प्रस्ताव की प्रति के साथ में राष्ट्रीय कंपनी विधान ट्रिब्यूनल अधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस हेतु अधिकरण के समक्ष आवेदन कंपनी को करना होगा कि कंपनी को वो सभी ग्राउंड्स बतलाने पड़ेंगे, वो सभी कंडीशंस बतानी पड़ेगी जिसके कारण कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी करना चाहती है। उसका उल्लेख करते हुए विशेष प्रस्ताव की प्रति के साथ में कंपनी को ट्रिब्यूनल को आवेदन करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल जब आवेदन पत्र प्राप्त करता है तो ये देखता है
कि कंपनी अपने अंश पूंजी में कमी तभी कर पाएगी जबकि कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स के ब्याज एवं मूलधन का भुगतान का पुनर्भुगतान कर दिया है, उसमें दोषी नहीं है। और इसी प्रकार से कंपनी के ऊपर कोई भी कानूनी देयता है, जो कंपनी के ऊपर कानूनी दायित्व होते हैं, कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ राशि के पुनर्भुगतान के संदर्भ में या अन्य किसी प्रकार की कानूनी देयता है, उसके भुगतान की कंपनी दोषी नहीं है। तत्पश्चात अधिकरण क्या करेगा? अधिकरण आवेदन पत्र प्राप्ति की सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, रजिस्ट्रार को देगा और सेबी को, यदि कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को भी इसकी सूचना देगा। साथ ही कंपनी के जो भी लेनदार हैं, जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, इनको भी इस आशय की सूचना प्रेषित की जाएगी। कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी करना चाहती है और जिन किन्हीं पक्षकारों को इसके संदर्भ में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो एक निर्धारित तिथि ट्रिब्यूनल के द्वारा तय की जाती है, उस तिथि तक आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे। अधिकरण के द्वारा जो विभिन्न पक्षकारों को सूचना दी गई, उसके 3 माह के भीतर अधिकरण सबसे आक्षेप आमंत्रित करेगा या एक तिथि निश्चित करेगा जिसमें सभी पक्षकारों की बात को सुना जाएगा। सभी पक्षकारों की बात को सुनने के पश्चात अगर अधिकरण को लगता है कि कंपनी के अंश पूंजी में कमी करने पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो अधिकरण कंपनी को अंश पूंजी में कमी करने का आदेश दे सकता है। किंतु कंपनी को ये सूचित करना पड़ेगा कि सभी लेनदारों, जो कंपनी के सभी लेनदार हैं, उनको ऐसी अंश पूंजी में कमी करने के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। या तो कंपनी के द्वारा उनके दायित्व को चुका दिया गया है, आपत्तिकर्ता लेनदारों के दायित्वों को कंपनी के द्वारा चुका दिया गया है, उनका पुनर्भुगतान कर दिया गया है, या उनकी अब किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। कंपनी के प्रत्येक लेनदार के ऋण एवं दावे को सुरक्षित कर लिया गया है, सिक्योर कर लिया गया है, या प्रत्येक लेनदार से पूंजी में कमी के संदर्भ में सहमति प्राप्त कर ली गई है। जब कंपनी से ये ट्रिब्यूनल इस बात की गारंटी लेता है, तत्पश्चात ट्रिब्यूनल आवश्यकता समझता है तो अंश पूंजी में कमी के संबंध में कंपनी को आदेशित कर सकता है। अधिकरण के द्वारा जब कंपनी को इस प्रकार का आदेश दे दिया जाता है तो कंपनी को 6 महीने के भीतर अधिकरण के आदेश प्राप्ति के 6 महीने के भीतर कंपनी को अपनी अंश पूंजी में आवश्यक परिवर्तन करके, कमी करके इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। रजिस्ट्रार के द्वारा इसके संदर्भ में पंजीयन का प्रमाण पत्र निर्मित कर दिया जाता है। ये एक अंश पूंजी में कमी करने के संदर्भ में संपूर्ण प्रोसीजर है जिसकी पालना करनी पड़ती है। यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अधिकरण केंद्रीय सरकार को, रजिस्ट्रार को, सेबी को और कंपनी के सभी लेनदारों को सूचित करता है। साथ ही कंपनी को भी एक विज्ञापन, सार्वजनिक सूचना प्रसारित करनी होगी। कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी करना चाहती है और एक निर्धारित तिथि तक जिन किन्हीं भी पक्षकारों को इसके संदर्भ में आक्षेप है और निर्धारित तिथि तक अपने आक्षेप को प्रस्तुत करे। कंपनी उन आक्षेपकर्ताओं को संतुष्ट कर देती है, उनके आक्षेपों की पूर्ति कर देती है और उनसे लिखित में सहमति प्राप्त कर लेती है तो ही अधिकरण के द्वारा अंश पूंजी में कमी करने का आदेश दिया जा सकता है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अंश पूंजी कमी करने के संबंध में हमारा कंपनी विधान अपेक्षाकृत अधिक स्ट्रिक्ट है। उसका रीज़न है, मान लीजिए मैं लेनदार हूँ, मैंने कंपनी को लोन दिया, मैंने कंपनी को लोन कंपनी की पूंजी को देखते हुए, कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हुए मैंने कंपनी के साथ में डीलिंग की, कंपनी को लोन दिया है। अगर कंपनी अपने अंश पूंजी में कमी कर लेती है तो इससे कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाएगी, कंपनी की बैलेंस शीट उससे प्रभावित होगी, तो हो सकता है कि मेरे दायित्व उससे अफेक्टेड हो, मेरा अधिकार उससे अफेक्टेड हो जाए, मेरा जो लोन है वो अपेक्षाकृत असुरक्षित हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत मेरे को आक्षेप करने का अधिकार है। या तो कंपनी मेरे को अपने दायित्व चुका दे, मुझे संतुष्ट कर ले,
या मुझसे लिखित में सहमति, मुझे संतुष्ट करके लिखित में मुझसे सहमति प्राप्त कर ले कि मुझे इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ही ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी को अंश पूंजी कमी करने के संदर्भ में आदेश दिया जा सकता है। कंपनी कुछ कंडीशन के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के अनुमोदन के बिना भी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। वो कमी क्या है? अंशों के हरण की दशा में, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में, या सरेंडर ऑफ शेयर्स की कंडीशन में। यहाँ दोनों ही बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कंपनी का अंशधारी अंशों के संदर्भ में देय धनराशि, मांगी गई याचित राशि का भुगतान समय पर नहीं कर पाता है, भुगतान करने में असफल रहता है, तो कंपनी एक पार्षद अंतर्नियम से अधिकृत होने पर ऐसे अंशों को जब्त कर सकती है। यहाँ अंशों को जब्त करना अंश पूंजी में कमी नहीं है, और इसके लिए कंपनी को परमिशन प्राप्त करने की ट्रिब्यूनल से आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई शेयर होल्डर अपने अंशों के संदर्भ में देय धनराशि को चुकाने में असमर्थ रहता है, तो आगे होकर कंपनी के शेयर लौटा दे, समर्पित कर दे, सरेंडर ऑफ शेयर, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अंश पूंजी में कमी नहीं माना जाएगा। अंशों का निरस्तीकरण करने की दशा में यदि कंपनी अपने अंतर्नियम के अधिकार के अंतर्गत उन अंशों को निरस्त करती थी जिनका कंपनी ने कभी आवंटन नहीं किया है, मतलब जिस पूंजी को कंपनी के द्वारा जारी नहीं किया गया है, जो कैपिटल इश्यूड कैपिटल नहीं है, ऐसी अनइश्यूड कैपिटल को कंपनी के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वहाँ ट्रिब्यूनल से परमिशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इससे लेनदारों के हित प्रभावित नहीं हो रहा है। यह कंपनी धारा 68 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपनी अंश पूंजी का पुनः ग्रहण करती है, बाई बैक ऑफ शेयर्स करती है, जिसको मैं अगले लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बाई बैक ऑफ शेयर्स का क्या प्रोसीजर है, इसके संदर्भ में क्या नियम है। अंशों के शोधन की दशा में अगर कंपनी के प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं और कंपनी अपने प्रेफरेंशियल शेयर का शोधन करती है, रिडम्पशन करती है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अंश पूंजी में कमी होती है, तो ऐसी कमी के लिए कंपनी को अधिकरण से परमिशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, या अधिकरण के आदेश से कंपनी अपने कुछ वर्ग विशेष के अंशधारियों के या कुछ व्यक्ति विशेष के अंशधारियों के अंशों को क्रय करती है, तो ऐसी कंडीशन में वो ऐसी अंश पूंजी में कमी बिना अधिकरण के द्वारा बताए गए प्रोसीजर को अपनाए भी कंपनी इस प्रकार से अंश पूंजी में कमी कर सकती है। तो ये था अंश पूंजी में कमी करने के संदर्भ में संपूर्ण प्रोसीजर जो कंपनी को पूरा करना होता है। अगर कंपनी बिना इस प्रोसीजर को पूरा किए अंश पूंजी में कमी कर लेती है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कंपनी विधान के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक दोषी पक्षकार पर 25 लाख रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान बताया गया। कम से कम 5 लाख रुपए और अधिकतम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना कंपनी के ऊपर इस संदर्भ में लगाया जा सकता है अधिकरण के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा। थैंक यू।